कराची में कार्रवाई करते हुए कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर 1 अरब रुपए से जायद टैक्स फ्रॉड का इल्जाम है। कस्टम एंड टैक्स कोर्ट ने मुलजिम नवीद खान को 17 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर कस्टम के हवाले कर दिया है। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम नवीद खान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम निजी कंपनी का मालिक है। मुलजिम पर 1 अरब रुपए से जायद टैक्स फ्रॉड का इल्जाम है। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस ने रिमांड के लिए मुलजिम को कस्टम एंड टैक्स कोर्ट में पेश किया। कस्टम एंड टैक्स कोर्ट ने मुलजिम नवीद खान को 17 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। महकमा तालीम बलोचिस्तान ने सर्दियों की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमा तालीम बलोचिस्तान के मुताबिक सर्द इलाकों की तवील तातीलात 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक होंगी। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला जहरी से। अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा तालीम बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे की गर्म इलाकों की तातीलात 1 जनवरी से 10 जनवरी तक होंगी, जबकि सूबे के सर्द इलाकों में जो महकमा तालीम की सरकारी स्कूलों की तातीलात 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक होगी। मजमूई तौर पर सर्द इलाकों में 2.5 महीने स्कूलों की बंदिश होगी, जबकि गर्म इलाकों में मजमूई तौर पर 10 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। इस हवाले से महकमा तालीम को काम के मुताबिक बलूचिस्तान के 3 अजला इस वक्त गर्म तरीन करार दिए गए, जिनमें लसबेला, नसीराबाद और जाफराबाद शामिल है, जबकि सूबे के दीगर 30 के करीब अजला है जहां पे सर्दियों की तातीलात होंगी, जहां पे 2.5 महीने स्कूलों की छुट्टियां दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। मुल्क में जालसाज नित नए तरीकों से अवाम को लूटने लगे हैं। अवाम माली मामलात में एहतियात करें। नैब ने वार्निंग जारी कर दी है। कहा एहतियात पछतावे से बेहतर है, बाखबर रहें और महफूज रहें। नैब ने अवाम से अपील की है कि वो गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग स्कीमों की फाइलें न खरीदें। एटीएम कार्ड ब्लॉक होने के पैगाम जाली होते हैं, ऐसे पैगाम का ना जवाब दें, ना कोई तफसील फराहम करें। इसके अलावा सरमायाकारी के बदले में बड़े इनाम का वादा भी फ्रॉड होता है, इसके झांसे में ना आए। नैब ने आवाम से क्रिप्टो करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग के फ्रॉड से भी मोहतात रहने का कहा है। प्राइवेट लोन ऐप्स भी फ्रॉड की एक किस्म है, इस पर भी एतबार न किया जाए। पॉन्जी स्कीम्स का फ्रॉड भी जोरों पर है। इसके अलावा ऑनलाइन लॉटरी की स्कीम्स के फ्रॉड से भी बचा जाए। नैब ने पैगाम में कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड्स के जाली पैगाम भी बढ़ गए हैं। इसके अलावा फॉरेन करेंसी की ऑनलाइन ट्रेडिंग भी फ्रॉड है। नैब ने आवाम से कहा कि आवाम अपने बैंक अकाउंट की मालूमात किसी को न दें, ज्यादा और गैर हकीकी मुनाफे की लालच में न आए। तस्दीक कर लें कि सरमायाकारी की स्कीम मजाज अथॉरिटी से मंजूर शुदा है। मुल्क भर में इंटरनेट की गैर अलानिया बंदिश, सुस्त रवि और वीपीएन पर पाबंदी की वजह से इंटरनेट से मुंसलिक आईटी सेक्टर, कारोबारी और तालीमी शोबे मुतासिर हो रहे हैं। सक्कर में फ्रीलांसर्स की सूरत हाल से जुचार हैं, बताएंगे यासिर फारूकी अपनी रिपोर्ट में। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश से हर शोबा मुतासिर है और आईटी सेक्टर से वाबस्ता अफराद ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। आईटी स्टूडेंट के साथ साथ सॉफ्टवेयर और वेब डेवलपिंग के शोबे में ऑनलाइन फ्री लॉन्सिंग इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बाइस परेशानी से दुचार हैं। कई प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए इंटरनेट लाजमी है, बल्कि फास्ट इंटरनेट लाजमी है, और हमारे यहाँ तो इंटरनेट चल ही नहीं रहा है। एक कॉमन इशू बन चुका है। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो कमिटमेंट हमसे करते हैं, लेकिन जो है वो हम अपनी जो है वो सर्विसेज उनको नहीं दे पा रहे हैं पूरी तरीके से। इसलिए हमारा जो है वो कॉम्पिटिटर इंडिया है, वो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में इतना आगे, तो जो है वो क्लाइंट जो है वो उधर चला जाता है। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन से मुंसलिक अफराद भी मुतासरीन में शामिल हैं। सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीम लोड नहीं होती, जिससे इन्हें कस्टमर्स को मुतमईन करने में मुश्किलात पेश आती हैं। मेनली इशू ये आता है कि इंटरनेट की वजह से हमारे क्लाइंट्स जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होते, जबकि हम अपना प्रॉपर काम करके देते हैं क्लाइंट्स को। इंटरनेट की स्पीड की वजह से जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते, जिससे हमारा क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। ये हमारे नहीं, तकरीबन तमाम जो फ्रीलांसर्स और जो ऑनलाइन लड़के काम कर रहे हैं उनके साथ तमाम के सारे इश्यूज वो फेस कर रहे हैं और सबके साथ मसला है ये। तो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर तवज्जो दें। इंटरनेट से मुंसलिक होकर दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पाकिस्तान में परवान चढ़ते आईटी सेक्टर को तरक्की याफ्ता मुमालिक की दौड़ में शामिल रखने के लिए इंटरनेट की रवानी को तेज तरीन करना होगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। आगे बढ़ते हैं। लंदन में किसानों ने विरासती टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया है। एहतजाज के दौरान सेंट्रल लंदन की सड़कों को ट्रैक्टर से ब्लॉक कर दिया। ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट पहुंच गए। किसानों का कहना था कि इस टैक्स की वजह से वो अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हैं, जिससे न सिर्फ उनकी जाती मईशत मुतासिर हो रही है, बल्कि ज़राई पैदावार और खुराक की फराहमी भी खतरे में पड़ गई है। किसान मुजाहिरीन वजीर आजम कीयर स्टार्मर से टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि विरासती टैक्स पॉलिसी पर कोई यू टर्न नहीं होगा। विरासती टैक्स के नए कवानीन के तहत 2026 से 10 लाख पाउंड से ज्यादा मालियत वाले फार्म पर 20% टैक्स अदा करना होगा।
سندھ کے شہریوں کے لیے لمبی خوشخبری، اب دسمبر میں سردیوں کے ساتھ 2 نہیں 3 نہیں بلکہ ہوں گی 5 دن کی چھٹیاں۔ یہاں کوئی پنجاب کی طرح اسموک کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی یہ اسکول کی چھٹیوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں کہانی کچھ اور ہے۔ اب ہوں گی چھٹیاں آرام سے انجوائے، اگر کوئی پلان وغیرہ بنانا ہے تو کر لیں تیاری۔ وفاق کی جانب سے 25 دسمبر کی چھٹی تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش جو ہے، اس بار سندھ حکومت نے 26 دسمبر کو یعنی جمعرات کے دن کرسمس کی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ چھٹی صرف مسیحی ملازمین کے لیے ہے جو اس ایکسٹرا دن اپنا مذہبی تہوار سیلیبریٹ کریں۔ آگے چلیں، 27 دسمبر کے دن بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر سندھ حکومت کی جانب سے ایک اور چھٹی متوقع ہے۔ اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے تو جمعے کی مناسبت سے مل جائے گی اس صوبے میں رہنے والوں کو ایک اور چھٹی، اور پھر آگے آ رہا ہے ہفتہ اور اتوار، یعنی بدھ سے اتوار کا بن جائے گا لانگ ویکینڈ۔ تو کر لیں پھر کوئی پلان۔ حکومت نے وکلا کے تحفظ کے لیے پورے پاکستان میں خصوصی عدالتیں تشکیل دے دی ہیں۔ وزارت قانون و انصاف نے اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں خصوصی عدالتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عمر مہتاب برنی سے۔ عمر، بتائیے گا یہ عدالتیں کس طرز پر کام کریں گی؟ جی بالکل، وزارت قانون و انصاف کی جانب سے اسلام آباد سمیت 4 صوبوں میں خصوصی عدالتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ عدالتیں لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 کے تحت قائم کی گئی ہیں۔ یہ اقدام ملک کی تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے عمل میں لایا گیا ہے۔ اسلام آباد اور 4 صوبوں میں سیشنز اور ایڈیشنل سیشنز ججز کو عدالتی اختیار تفویض کیے گئے ہیں، اور لائر سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہیں جن میں لائرز کو ہراساں کرنا بھی شامل ہے، ان سے متعلق مقدمات کی سماعت جو ہے وہ 4 صوبوں اور اسلام آباد میں سیشنز اور ایڈیشنل سیشنز ججز جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ ان مقدمات کی سماعت کر سکیں۔ جی بہت شکریہ عمر۔ رہنما JUI حافظ عبداللہ نے کہا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے اعتراضات سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ اپنے بیان میں حافظ عبداللہ نے کہا کہ صدارتی اعتراضات سے ثابت ہو گیا کہ اصل مقصد مدارس کو فیٹف کے کہنے پر فیٹف کے حوالے کرنا ہے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پارلیمنٹ پاکستان کی نہیں بلکہ فیٹف کی پارلیمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم پر واضح ہو گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ قانون سازی میں آج بھی آزاد نہیں۔ ایوان صدر کے بابوؤں نے سوسائٹیز ایکٹ پڑھا ہی نہیں ہے، ورنہ اعتراضات اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ مدارس کے رجسٹریشن پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ جو مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہو گئے ان سے متعلق منفی قانون سازی نہ ہو۔ طاہر اشرفی نے اپنے بیان میں کہا کہ مدارس اپنا آڈٹ بھی کراتے ہیں اور حسابات سب کے لیے کھلے ہیں۔ کوئی مدارس کے حسابات چیک کرنا چاہتا ہے تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ طاہر اشرفی نے مزید کہا کہ کسی عالمی قوت کو پاکستان کے نظام میں مداخلت کا حق نہیں۔ فیٹف سے متعلق ماضی میں بھی مدارس کی کوئی شکایت نہیں تھی اور نہ ہی اب ہے۔ طاہر اشرفی نے اپنے بیان میں کہا کہ گالی گلوچ اور الزام تراشی سے مدارس کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ڈی چوک احتجاج لاپتہ PTI کارکنان کے معاملے پر دائر درخواست پر سماعت کی ہے۔ سیشن جج اعظم خان نے 23 دسمبر کو کیس کی ابتدائی سماعت مقرر کر دی۔ آئندہ سماعت پر شکایت کنندہ بیرسٹر گوہر کو عدالت پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے موجودہ حکومت کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ اور دوسری جانب حیدرآباد کا ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ کے باوجود انفراسٹرکچر تباہی کے دہانے پر ہے۔ یہ علاقہ حیدرآباد کا صنعتی زون ہے جہاں سے سرکار کو بھی ماہانہ کروڑوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ مزید حیدرآباد سائٹ ایریا سے نمائندہ جیو نیوز علی نعیم سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت سائٹ کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ اگر انفراسٹرکچر کی بات کریں، سیوریج کی بات کریں تو کوئی بھی نظام یہاں پر بالکل صحیح حالت کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے کیمرہ مین افضل خان آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ اس وقت سائٹ کے ہم ایک روڈ پر موجود ہیں اور یہاں پر روڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس روڈ کے اوپر اس وقت 2 نالے بہ رہے ہیں، اور اگر دوسرے نالے کی بات کریں تو بیسیکلی یہ نالا نہیں، یہ ایک سڑک تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، اور یہاں پر
पर भट्टी डाल के कच्चा रास्ता बनाया गया है। सनतकारों को इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए का टैक्स देने के बावजूद सूरत हाल साइट की ये है कि यहाँ पर जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलत है वही दस्तयाब नहीं है। यही मुतालबा है कि साइट के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही कम से कम फराहम किया जाए ताकि यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो दूसरी जगह पर मूव ना हो और हैदराबाद ग्रो करे और तरक्की करे। जी अभी आपको बताएं कि जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक कामयाब हो चुकी है। मवाक़से की तहरीक कामयाब होने पर सदर यौन को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया। अदालत फैसला करेगी कि आया सदर यौन को ओहदे से हटाया जाएगा या नहीं। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर यौन को खिलाफ वोट दिया। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर यौन के खिलाफ वोट दिया है। तो जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक कामयाब हो चुकी है। मवाक़से की तहरीक कामयाब होने पर सदर यौन को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया गया है। अब अदालत ने फैसला करना है कि आया सदर यौन को ओहदे से हटाया जाएगा या नहीं। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर यौन के खिलाफ वोट दिया। और आपको बताएं कि 3 दिसंबर को मार्शल लॉ नाफिज करने की मुख्तसर कोशिश ने मुल्क को आईनी बहरान में डाल दिया। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश पर सदर के खिलाफ मवाक़से की दूसरी तहरीक और मवाक़से की तहरीक कामयाब हो चुकी है। मवाक़से की तहरीक कामयाब होने पर सदर यौन को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक कामयाब हो चुकी है। मवाक़से की तहरीक कामयाब होने पर सदर यौन को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया। अदालत फैसला करेगी कि आया सदर यौन को ओहदे से हटाया जाए। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर यौन के खिलाफ वोट दिया। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर यौन के खिलाफ वोट दिया और पार्लियामेंट के तमाम 300 अरकान ने सदर के खिलाफ मवाक़से पे वोटिंग में हिस्सा लिया है। तो आपको बता रहे हैं कि जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक जो है वो कामयाब हो चुकी है। और अब अदालत ने ये फैसला करना है कि आया सदर यून को ओहदे से हटाया जाएगा या नहीं। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश पर सदर के खिलाफ मवाक़से की दूसरी तहरीक पर वोटिंग हुई और पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर भी सदर मुखालिफ मुजाहरे किए गए। हजारों अफराद की जानिब से शिरकत की गई। सदर यून से इस्तीफा देने का मुतालिबा किया गया। 3 दिसंबर को मार्शल लॉ नाफिज करने की मुख्तसर कोशिश ने मुल्क को आईनी बहरान में डाल दिया, जबकि अपोजिशन को 300 रुकनी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के लिए कम अज कम 8 हुकूमती वोट दरकार थे। तो अभी आपको अपडेट करें हम खबर से, जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की जो कोशिश पर सदर के खिलाफ मवाक़से की दूसरी तहरीक जो है कामयाब हो चुकी है। मवाक़से की तहरीक कामयाब होने पर सदर यून को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया है। अब अदालत ने फैसला करना है कि आया सदर यून को ओहदे से हटाया जाएगा या नहीं। और सबसे पहले आपको खबर दे, दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की है। सिविल एविएशन जराये का ये कहना है पाकिस्तानी फजाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई थी। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए लैंडिंग की इजाजत तलब की। इजाजत मिलने पर पायलट ने तैयारा कराची एयरपोर्ट पर उतारा। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने मुसाफिर का मुआयना किया और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मुसाफिर को फिट करार दे दिया। मुसाफिर ने तैयारे में सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की थी। भारतीय तैयारा जद्दा जाने के बजाय दिल्ली वापस रवाना हो गया है। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज ने कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत खराब हुई और सिविल एविएशन जराये का यह बताना है पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए लैंडिंग की इजाजत तलब की। अफजल नदीम डोगर के पास मजीद तफसील है, उनसे जानेंगे। अफजल नदीम डोगर, क्या तफसील है आपके पास इसकी? जी, ये इंडिगो एयर की परवाज थी 6363 जिसने दिल्ली से जद्दा जाते हुए कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की थी। जो एयरपोर्ट हुकाम ने बताया है कि जब तैयारे ने लैंड किया तो उस वक्त जो क्रू था उसने ऑलरेडी उस मुसाफिर को जो है वो ऑक्सीजन लगाई हुई थी, जिसके बाद जो मेडिकल टीम है पाकिस्तान सिविल एविएशन टीम की, इन्होंने ये जहाज के अंदर गए हैं और उन्होंने मुसाफिर का मुआयना किया तो उसको सांस लेने में काफी दुश्वारी उस वक्त पेश आ रही थी, जिसके बाद उसको तिब्बी इमदाद दी गई और उसके साथ ही उसको कुछ मेडिसिन दी गई। जिसके बाद जब उनकी जो तबीयत संभल गई, जब उसके बाद जो है वो उनको जो है वो उन्होंने फिट करार दिया मुसाफिर को। तैयारा जो है वो कराची से दिल्ली वापस चला गया। अच्छा अफजल नदीम डोगर, बताइएगा कि ये तैयारा दिल्ली वापस रवाना क्यों हुआ है, जद्दा क्यों नहीं गया? कुछ शायद मैं समझता हूं कि भारत के ये प्रोटोकॉल्स हैं
जब भी कोई फ्लाइट कराची में या पाकिस्तान में कोई इमरजेंसी लैंडिंग करती है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि उसकी डेस्टिनेशन कोई भी हो, जैसे अहमदाबाद की परवाज थी, अहमदाबाद जा रही थी, उसे अहमदाबाद की बजाय जो है वो यहाँ से कराची से टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद जाना चाहिए था, लेकिन वो फ्लाइट जो है वो दिल्ली गई थी। तो इनके कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं आई थिंक जिसकी वजह से जो है वो दिल्ली गई है परवाज, और दिल्ली से वापस जो है वो ये जद्दा के लिए रवाना होगी। बहुत शुक्रिया आपका अफजल नदीम डोगर। पाकिस्तान में आवाम और कारोबार को सस्ती बिजली कैसे मिलेगी? एनर्जी सेक्टर के तमाम मसाइल के हल का आखिरी मौका। पाकिस्तान की मईशत में जो बड़े बड़े मसाइल हैं उसमें से सबसे बड़ा मसला महंगी बिजली की कीमत है। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार माहिरीन देंगे अहम तरीन सवालोों के जवाब। इंक्वायरी हो कि पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट के इदारों ने क्या क्या गलत काम किया। हमें तो कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी, हमें क्या फर्क पड़ता है, डिमांड हो या ना हो, भुगतेंगे लोग। हमने कलेक्टिवली कभी भी रिटेलिएट नहीं किया कि आप हमारा फॉरेंसिक ऑडिट ना करें। अगर कोई डिस्प्यूट है तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मौजूद है। तो गवर्नमेंट के सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो बिजली नहीं बन रही वो पैसे किसने देने? वो पैसे कंज्यूमर ने देने। वही जो गैस है वो अगर आप एफिशिएंट प्लांट के थ्रू अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो सबके लिए वो कीमत कम होगी। देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन इतवार शाम 6 बजे से सिर्फ जियो न्यूज पर। शाम के फजाए दिफा को खत्म करने के बाद इसराइली फौजी हुक्काम का कहना है कि ये वक्त ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का एक मौका है। शाम में फजाई बर्तरी के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों को ईरान पर हमलों के लिए महफूज रास्ता मिल गया है। इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज शाम में मुकम्मल फजाई बर्तरी हासिल करने के साथ ईरान में मुमकिना हमलों के लिए तैयारियों में इजाफा जारी रखे हुए है। इसराइली फौज का कहना है कि उसने शाम में असद हुकूमत का 86% फजाई दिफाई निजाम तबाह कर दिया है, जबकि बाकी रह जाने वाले चंद फजाई दिफाई निजाम इसराइली फौज के लिए खतरा नहीं है। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने सदर मुमलिकत का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज मुस्तरद किया है। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम ने दावा किया कि फाइटर समेत आलमी मालियाती इदारे मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते। जो है वो उस पर हैं, एक पेज पर हैं। हम तो एक साथ हैं, हम कल भी एक साथ थे, हम आज भी आपके साथ में एक साथ बैठे हुए हैं। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस वो ताबीर है इन तमाम मुख्तलिफ मसालिक के बोर्डों की, और 16 दिसंबर को हमारे बड़े इस्लामाबाद के अंदर जो फैसला करेंगे, हमारे दरमियान में आज इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि इत्तेहादी तंजीमात मदारिस की मरकजी क़यादत 16 दिसंबर को जो भी फैसला करेगी तो हम अपनी मरकजी क़यादत के हर हुक्म पर हम लब्बैक कहेंगे। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने सदर मुमलिकत का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज मुस्तरद किया है। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम ने दावा किया कि फाइटर समेत आलमी मालियाती इदारे मदारिस की रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते। जो है वो उस पर हैं, एक पेज पर हैं। हम तो एक साथ हैं, हम कल भी एक साथ थे, हम आज भी आपके साथ में एक साथ बैठे हुए हैं। इत्तेहादी तंजीमात मदारिस वो ताबीर है इन तमाम मुख्तलिफ मसालिक के बोर्डों की, और 16 दिसंबर को हमारे बड़े इस्लामाबाद के अंदर जो फैसला करेंगे, हमारे दरमियान में आज इस बात पर इत्तेफाक हुआ है कि इत्तेहादी तंजीमात मदारिस की मरकजी क़यादत 16 दिसंबर को जो भी फैसला करेगी तो हम अपनी मरकजी क़यादत के हर हुक्म पर हम लब्बैक कहेंगे। वजारत पावर डिवीजन ने मजीद 6 IPP से मुआहदे खत्म होने या दोबारा तय पाने की तरदीद कर दी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, क्या तफसीलात हैं? देखिए, हमारे जराये के मुताबिक ये तकरीबन 2400 मेगावाट के 6 IPPs हैं जिनके साथ गवर्नमेंट की जो बातचीत चल रही थी, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस हवाले से फैसला कर लिया गया है कि इनके साथ जो मौजूदा मुआहदे हैं जो टेक और पे के ऊपर है, यानी बिजली हम इनसे लें या ना लें, इनको अदायगी करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है इन मुआहदों को खत्म करके जराये का ये कहना है कि टेक एंड पे पर जाना चाहती है,
کہ اگر ان سے بجلی لی جائے گی تو تب ہم ادائیگی کی جائے گی، اگر پلانٹ بند پڑے ہیں تو اس حوالے سے ان کو جو مزید ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی۔ تو اس حوالے سے یہ جو 6 پاور پلانٹس ہیں جن سے بات چیت گورنمنٹ کی چلی ہے، گورنمنٹ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ اس کے بعد ان کے معاہدے حتمی کب کیے جائیں گے، ٹیک اینڈ پے پر کب جایا جائے گا، اس حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے۔ جہاں تک دیکھا جائے کہ جو پاور پلانٹس ہیں ان سے بجلی بہت مہنگی ہے، کوئی 62 روپے فی یونٹ پیدا کر رہا ہے، کوئی 50 کا کر رہا ہے۔ اسی طرح اتنی مہنگی بجلی پیدا کر کے گورنمنٹ کو کافی بھاری جو ہے وہ سبسڈی دینا پڑتی ہے، اور کیپیسٹی پیمنٹ سے گورنمنٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 2000 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ایک مالی سال میں دینا عوام پر بہت بڑا ظلم ہوگا۔ تو اس لیے سوائے سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے تو بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، لیکن باقی جتنے بھی تھرمل، خصوصی طور پر جو تھرمل پاور پلانٹس ہیں، جتنے بھی نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک ہیں، جو بھی مہنگا ہے، کیونکہ یہ کافی گورنمنٹ کا ذرائع کا یہ موقف ہے کہ بہت زیادہ یہ منافع پہلے کما چکے ہیں، مزید عوام پر جو بوجھ ہے وہ نہیں منتقل کیا جائے گا۔ تو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ سستے جو پاور پلانٹس ہیں ان کی طرف جانا ہے۔ اہم خبر شامل کریں، حکومت پنجاب کے مری ڈیولپمنٹ پروگرام کے خلاف مری کی تاجر اور عوام کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی موجود ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا جواد شوکت عباسی سے۔ جواد، بتائیے مظاہرین کے کیا مطالبات ہیں؟ جی، میں اس وقت لوور ٹوپا کے مقام کے اوپر ہوں اور اس وقت میرے رقم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عوامی احتجاج جاری ہے۔ اس عوامی احتجاج میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان سمیت دیگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اس میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی اس احتجاج میں شامل ہے۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو احتجاج ہے یہ مری ڈیولپمنٹ پلان کے سیکشن 4 اور جگہ گلی ری ماڈلنگ اور مری میں جو تعمیرات کے خلاف جو آپریشن ہو رہے ہیں اس کے خلاف یہ عوامی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور مری میں جو اربوں روپے کے جو پروجیکٹس لائے جا رہے ہیں ان کی فنڈ کی غیر منصفانہ تقسیم جو اس کے خلاف یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ متحدہ ایکشن کمیٹی نے گرینڈ جرگے کا 14 دسمبر کو احتجاج کی کال دی تھی، اور آج اس احتجاج کے پیش نظر مری میں بہت بڑی تعداد میں عوام اور تاجر مری کے چھوٹے بڑے دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اس وقت مری میں دفعہ 144 نافذ ہے، پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ تعینات ہے، لیکن عوامی احتجاج بھی اس وقت جاری و ساری ہے اور اس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی موجود ہیں۔ جی، ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو $33 کروڑ کا اضافی قرض دے گا۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان قرض پروگرام پر دستخط کر دیے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے طاہر شیرانی سے۔ طاہر، یہ قرض پاکستان کو کب تک ملے گا اور اس کا مصرف کیا ہوگا؟ جی، قرض پر کیونکہ دستخط ہو گئے ہیں تو بہت جلد پاکستان کو یہ رقم فراہم کر دی جائے گی۔ یہ پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے پاکستان میں سماجی تحفظ کے تمام ایک جو نظام ہے اس کو مضبوط اور وسعت دینے کے لیے جاری اے ڈی بی کی مالی امداد سے چلنے والے پروگرام کا حصہ ہے۔ اس معاہدے پر پاکستان کی جانب سے سیکرٹری اقتصادی امور ڈاکٹر کاظم نیاز اور اے ڈی بی کی جانب سے کنٹری ڈائریکٹر ایما فین نے دستخط کیے۔ اس موقع پر سیکرٹری اقتصادی امور نے ادارہ جاتی اصلاحات کو بڑھانے اور خاص طور پر خواتین، نوعمر لڑکیوں اور کم آمدنی والے خاندانوں کے بچوں کی تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کو بہتر بنانے کے لیے رعایتی قرضے سے اس اضافی فائنینسنگ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کنٹری ڈائریکٹر ایشیائی ترقیاتی بینک میں سماجی تحفظ کے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے میں حکومت پاکستان کی حمایت کے لیے بینک کے عزم کا احاطہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اضافی فائنینسنگ پروگرام کے اہداف کو حاصل کرنے میں معاونت کرے گی، جس میں جامع ترقی، غربت میں کمی، ترقی اور متوسط آبادی کے لیے صحت کی دیکھ بھال تک رسائی شامل ہے۔ جی، بہت شکریہ طاہر شیرانی ان تفصیلات کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پاکستانی وفد کی امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستانی وفد نے امریکی کانگریس اور محکمہ خارجہ کے حکام سے بھی ملاقاتیں کی۔ پاکستانی وفد میں شامل سینیٹر طلحہ محمود نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے پاکستانی قوم سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی امریکی جیل سے رہائی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے قبل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بقایا سزا معاف کر دیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے بہت ساری باتیں کی اور اس کا جو سب سے بڑا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے جیل سے ریلیز کرایا جائے۔ 16 سال یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر اس نے قید کاٹی ہے۔ ان بچوں کو بھی یاد کر رہی تھی، والدہ کو بھی یاد کر رہی تھی، والد کو بھی یاد کر رہی تھی، بہن کو بھی، اور اپنے سارے بچوں کو، عزیز و قارب کو۔ اور اس کا کنسرن تھا کہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر اگر کیس ہے تو اس کی بھی سزا یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر 10 سال کی ہے۔
लेकिन बहरहाल उसने काफी टाइम गुजारा। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये एक ऐसा मौका होता है कि इस मौके के ऊपर जो जाने वाला प्रेसिडेंट है वो बहुत सारे लोग को पार्डन करता है। इस वक्त भी उसके पास मोर देन 60 एप्लीकेशंस हैं पार्डन के लिए, जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की एप्लीकेशन भी है और हम चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन किसी तरीके से ऊपर आए और प्रेसिडेंट उसको सिंपैथेटिकली उसको बड़ी सिंपैथी के साथ देखे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि पार्लियामेंट के पास करदा दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर ऐवान सदर के एतराजात से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अपने बयान में इनका मजीद कहना था कि बिल पर एतराजात से साबित हो गया कि असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। ये भी साबित हो गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं बल्कि FATF की पार्लियामेंट है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कानून साजी में आज भी आजाद नहीं है। बोले ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज एक्ट पढ़ा ही नहीं वरना एतराजात उठाने की नौबत न आती। ऐवान सदर कौम को बताया कि आज तक फाइन आर्ट के कितने इदारे हैं। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के मरी डेवलपमेंट प्लान के खिलाफ मरी के ताजुर और अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाज में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान, PTI के सदाकत अब्बासी, पीपल्स पार्टी, JUI और जमात इस्लामी के रहनुमा भी शरीक हैं। मुजाहिरीन से खिताब में मुकर्रीन ने कहा कि पंजाब हुकूमत को अरबों रुपए का फंड सिर्फ 3 किलोमीटर पर नहीं लगाने देंगे। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिला मरी के लोग अपना हक मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आज इस इलाके में हो रहा है उसकी वजह क्या है? आज लोग अपना हक मांग रहे हैं। नक्शा मंजूर होता है, किसी का नहीं होता, कुछ बिल्डिंगें गिराई जाती, कुछ नहीं गिराई जाती। ये बात समझ से बाहर है। हमें ये बताएं कौन सा कानून है इस इलाके के अंदर कि आप ये बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, फिर जो टैक्स लगाया जा रहा है अब वहाँ बिल्डिंग नहीं बना सकते। आज जो ताकतवर है बिल्डिंगें बना रहे हैं, यहाँ 30 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। जंगल का कानून या जंगल का कानून आपने नाफिज कर दिया, करना क्या चाहते हैं? कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की पानी की सप्लाई लाइन तीसरी बार टूट गई। शहरी जो पहले ही 2 बार पाइपलाइन टूटने से पानी की कमी का शिकार थे, अब मजीद परेशान हो गए हैं। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक कराची को 70% पानी की सप्लाई फिर मुअत्तल हो गई है। पानी की सप्लाई लाइन BRT रेड लाइन के तामीराती काम के दौरान टूटी है। इससे पहले वाटर बोर्ड ने 28 नवंबर को पानी की इसी लाइन के टूटने पर BRT कॉन्ट्रैक्टर से 3.5 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा कर दिया। ये रकम वाटर बोर्ड ने पानी की पाइपलाइन की मुरम्मत पर खर्च की थी। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में इन दिनों सर्दी की शिद्दत जो है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों में इन दिनों एक ताकतवर सर्दी की लहर जो है वो असरअंदाज हो रही है। खुसूसी तौर पर कराची समेत सूबा सिंध में जहां हफ्ता 10 दिन पहले ही जो है वो सर्दी की शिद्दत जो है वो काफी हद तक कम थी। इनफैक्ट दर्जे हरारत जो है वो इन महीनों में भी जो है वो मामूल से कुछ हद तक ज्यादा ही रिकॉर्ड किए जा रहे थे। लेकिन पिछले चंद दिनों से जैसे ही सर्दी की लहर जो है वो मुल्क में दाखिल हुई है, कराची समेत सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो काफी तेजी से मौसम तब्दील हुआ है। साथ ही साथ सूबा बलूचिस्तान और सूबा पंजाब के भी अक्सर इलाकों में मौसम जो है वो काफी तेजी से तब्दील हुआ है और यहाँ पर भी जो है वो कई इलाकों में खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में जो है वो दर्जे हरारत नुक्ता जमात से काफी हद तक गिर चुका है। साल 2024-2025 में जो ये सर्दी का सीजन है पाकिस्तान में वो काफी हद तक जो है वो मामूल के मुताबिक ही रहेगा। थोड़ा सा ये मामूल से ज्यादा हार्श हो सकता है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि माह दिसंबर में जो है वो कोई खातिरखा बारिशें जो है वो मुल्क में ऐसे नजर नहीं आ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में वक्तन फवक्तन जो है वो बारिश बरसाने वाले सिस्टम, मगरबी हवाओं के सिस्टम जो है वो असरअंदाज होंगे, जिसके ज़ेर असर बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुमकिन है। तमाम सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान और सूबा सिंध में खुसूसी तौर पर जो है वो अगले हफ्ता 10 दिनों तक कोई भी खातिरखा तेज बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन उम्मीद इस बात की है कि जनवरी के महीने से जो है वो वेदर पैटर्न्स काफी हद तक तब्दील होना शुरू होंगे और जनवरी और फरवरी का जो महीना है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में
बारिशें भी देखेगा। साथ ही साथ पहाड़ों पर, बलूचिस्तान के पहाड़ों पर और हमारे शुमाली इलाकाजात के पहाड़ों पर जो है वो अच्छी बर्फबारी भी इंशाल्लाह इस हवाले से मुमकिन है। साल 2024-2025 का जो सीजन है वो पिछले साल के मुताबिक जो है वो काफी हद तक नॉर्मल ही रहेगा। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।